रामपुर नाम का एक गांव था जहां सीताबाई और मनोहर आम की खेती किया करते थे। एक बेटा राहुल हाल ही में शहर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके लौटा था। दूसरा बेटा राजेश और बहू सुषमा आम की खेती में हाथ बटाया करते थे। मनोहर और सीताबाई हर साल आम की फसल बाजार में जाकर बेचा करते थे। अरे मनोहर भैया, 2 किलो आम पहले मुझे दे दीजिए। मेरी घरवाली आपके खेत के स्वादिष्ट आम की बहुत बड़ी फैन है। अरे मनोहर, पहले मैं आया हूँ, 3 किलो आम पहले मुझे दे दो। अरे भैया जरा रुकिए, अभी तोल देता हूँ। इस तरह जब भी मनोहर हाट लगाता तो ग्राहकों की लाइन लग जाती थी, क्योंकि मनोहर बहुत अच्छे से अपने आम के पेड़ों की देखभाल करता था, जिससे उसके आम पूरे शहर में सबसे स्वादिष्ट आम होते थे। आम बेचकर मनोहर और सीताभाई घर आ जाते हैं। उठो बाल गोपाल, सुबह हो गई। मैं तुम्हारे लिए माखन मिश्री और हलवा लाई हूँ। सीताबाई भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन घंटी की आवाज सुनकर राहुल की नींद खुल जाती है। माँ, मैंने कितनी बार कहा है सुबह सुबह घंटी मत बजाया करो, मेरी नींद खुल जाती है। राहुल की बात को अनसुना करते हुए सीताबाई घंटी बजाना जारी रखती हैं। राहुल गुस्सा करते हुए कंबल ओढ़कर सो जाता है। राहुल बेटा उठ, सुबह हो गई है। जल्दी से हाथ मुंह धोकर नाश्ता कर ले और खेत जाकर अपने भैया भाभी की मदद कर। क्या माँ, तुम मुझे चैन से सोने भी नहीं देती हो, सुबह सुबह जल्दी उठा देती हो। क्या मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई खेती करने के लिए की थी? मुझसे भैया की तरह छोटे मोटे काम नहीं होंगे। खेती को छोटा मोटा काम मत बोल। उसी खेती की वजह से तू इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर पाया है। अगर तेरे बड़े भाई ने खेती न की होती तो आज तू इंजीनियर ना होता। जो भी हो माँ, मुझसे खेती का काम नहीं होगा। मनोहर और राजेश बड़ी मेहनत से अपने आम के बाग में सिंचाई कर आम के पेड़ की देखभाल करते हैं। मनोहर खेत से घर आता है। आंगन में खड़े होकर सीताबाई को आवाज लगाता है। राजेश की माँ, जल्दी बाहर आओ, टोकरी उतरवाने में मेरी मदद करो। ये टोकरी तो बहुत भारी है जी, ऐसा क्या ले आए खेत से? इस बार आम की फसल बहुत अच्छी हुई है और समय से पहले ही आम पक गए हैं। ये वो आम हैं जो रात में अपने आप पेड़ों से गिर गए थे, तो मैं घर ले आया। मैं जल्दी से ये आम अपने कान्हा को देकर आती हूँ। सीताबाई टोकरी से सारे आम निकाल लेती है और कृष्ण जी के मंदिर के सामने रख देती है। मनोहर राहुल के कमरे में जाता है। राहुल अभी तक सोया हुआ था। बेटा जल्दी उठ, सुबह के 10 बज गए हैं और तू अभी तक सो रहा है। सोने दीजिए पिताजी, बहुत नींद आ रही है। खेत में तेरे भैया और भाभी अकेले काम कर रहे हैं, जल्दी खेत जाओ और काम में उनका हाथ बटा। मनोहर की बात मानकर राहुल खेत चला जाता है। न जाने कब राहुल अपनी जिम्मेदारी समझेगा और खेती बाड़ी में हाथ बटाएगा। मैं तो उसे बोल बोल कर थक गई हूँ कि जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक अपने भाई और पिता की मदद करे, लेकिन वो सुनता ही नहीं है। इस बार बाजार में आम की कीमत ऊंची है। अगर जल्दी से सभी आम तोड़कर बाजार में बेच दिए तो बहुत मुनाफा होगा, जिससे राहुल की पढ़ाई के लिए जो जमीन गिरवी रखकर कर्ज लिया था वो भी चुक जाएगा और हमें हमारी जमीन वापस मिल जाएगी। उसकी अगली रात बहुत तेज तूफान आता है और पानी भी बरसता है, जिस वजह से आम की पूरी फसल खराब हो जाती है। मनोहर को जैसे ही ये बात पता लगती है, हम बर्बाद हो गए, अब हम लाला के पैसे कैसे चुकाएंगे? वो हमारी जमीन छीन लेगा। मैं मेरे कान्हा से प्रार्थना करूंगी, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। क्या माँ, तुम भी कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो? कलयुग में भगवान मदद करने नहीं आते। तो चुप कर, अगर तू मदद करता तो आज ये सब नहीं होता। सभी आम टूट गए होते और बाजार में बिक भी गए होते। ये जो भी हुआ है वो सब तेरी वजह से हुआ है। हाँ भैया, आप सही कह रहे हो। अब से जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाती तब तक घर के सभी कामों में आपकी और पिताजी की मदद करूंगा। जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता। अब हमें ये सोचना है कि अब आगे क्या करना है। सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन सीताबाई कृष्ण जी के मंदिर के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती है। अरे मैंने सुना है मनोहर का बेटा शहर से पढ़ाई करके घर लौट चुका है। शहर में नौकरी नहीं मिले क्या? क्या लाला जी, आजकल नौकरी मिलना भगवान से भेंट होने के बराबर ही है। आजकल नौकरी कहाँ मिलती है? बेचारे मनोहर का दिन ही खराब चल रहा है। अरे हाँ, कल रात तो मनोहर के आम की फसल भी बारिश में बर्बाद हो गई भैया। अब पता चलेगा बच्चू मनोहर, बड़ा शौक था बेटे को इंजीनियरिंग पढ़ाने का। इस बार तो पक्का तुम्हें अपनी जमीन मुझे बेचनी ही होगी। ये लो कान्हा, आज सिर्फ माखन और मिश्री है, हलवा नहीं बनाया। कल क्या हुआ वो सब तो तुम जानते ही हो। घंटी की आवाज सुनकर सुषमा, राजेश, मनोहर, राहुल सब आ जाते हैं। माँ जी,
आज रसोई में कुछ भी नहीं है, खाने में क्या बनाऊं? पैसे भी नहीं है, जो थे वो सब आम की खेती में लगा दिए। ये आम बाजार में जाकर बेच देना और जो पैसे मिले उनसे कुछ खाने के लिए ले आना। भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। राजेश और राहुल वो सभी आम एक टोकरी में भरकर बाजार ले जाते हैं। राजेश और राहुल से वो सभी आम सेठ धनीराम खरीद लेता है। आम के बदले जो पैसे मिलते हैं उन पैसों से वो दोनों राशन खरीद कर घर ले जाते हैं। लेकिन घर की आर्थिक हालत को देखकर राहुल परेशान था। क्या फायदा इतनी पढ़ाई का, ना तो मुझे कहीं नौकरी मिली, ऊपर से पिताजी ने मेरे ऊपर कितने सारे पैसे खर्च किए, उसका कर्ज अलग बढ़ चुका है। तभी राहुल को आसपास एक साधु बाबा की कुटिया दिखती है। साधु को ध्यान में देखकर राहुल ने उनसे समाधान लेने की सोची और साधु के पास गया और हाथ जोड़कर बैठ गया। कुछ देर बाद साधु ने आंखें खोली। परेशान हो, घर की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, नौकरी नहीं मिल रही। बाबा के सवालों से राहुल हैरान हो गया। हाँ बाबा, ऐसा ही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। तुम्हारी माँ भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त है, कान्हा जी जरूर सब कुछ ठीक कर देंगे बेटा, तुम घर जाओ, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं लेकिन साथ नहीं छोड़ते। बाबा की बात सुनकर राहुल को थोड़ी तसल्ली मिलती है। शाम हो चुकी थी, इसलिए बाबा को प्रणाम कर राहुल घर आ जाता है। लेकिन तभी घर में कोई है? जी कहिए, क्या काम है आपको? क्या ये राजेश और राहुल का घर है? हाँ, उन्हीं का घर है। बेटा, तुम्हारे आम खाकर मेरी पत्नी ठीक हो गई। वो काफी लंबे समय से बीमार थी। मैंने एक से बढ़कर एक बड़े डॉक्टरों से उसका इलाज करवाया, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही उसने वो आम खाए जो मैंने तुमसे खरीदे थे, वो बिल्कुल ठीक हो गई। तुम्हारे आमों ने तो चमत्कार कर दिया। अब और आम मिल जाएंगे क्या? और आम नहीं मिल पाएंगे, हमारे पास उतने ही आम बचे थे। कल रात की आंधी में आम का पूरा बगीचा उजड़ गया था। अब मुझे पता चला है राहुल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके गांव आया है। अगर आप बुरा न माने तो आप राहुल को मेरे यहाँ काम पर भेज सकते हैं। अब कैसा काम? मैं एक बिल्डर हूँ और मुझे एक अच्छे इंजीनियर की जरूरत है। अब फिर तो मैं आपके यहाँ काम कर सकता हूँ और मैं आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगा। सेठ धनीराम राहुल को अपने यहाँ नौकरी पर रख लेता है। मनोहर जी, मैंने जो कर्जा आपको दिया था वो चुकाने का समय आ गया है। लाला जी, मुझे थोड़ी मोहलत और दे दीजिए। मेरे बेटे की नौकरी लग गई है, बस 1-2 महीने में मैं आपका पूरा कर्ज चुका दूंगा। नहीं, मैं आपको और समय नहीं दे सकता। आज से आपकी जमीन और ये बगीचा मेरा हुआ। लेकिन कुछ ही दिनों बाद बगीचे में लगे पेड़ धीरे धीरे सूखने लगते हैं। एक दिन वो सभी आम के पेड़ पूरी तरह सूख जाते हैं। हाय मेरी फूटी किस्मत, मेरे पैसे भी गए और आम का बगीचा भी गया। अगर मैंने लालच न किया होता तो आज मेरे पैसे मेरे पास होते, मुझे इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता। राहुल पूरी ईमानदारी से अपना काम करता है। तभी सेठ धनीराम राहुल के पास आता है। राहुल बेटा, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। तुम्हारी काबिलियत की वजह से हमारी कंपनी को और भी ज्यादा कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे हैं। ये सब तो आपका विश्वास और भगवान का आशीर्वाद है सेठ जी। बेटा, अब से मेरा सारा कामकाज तुम ही संभालोगे और पूरी साइट को तुम्हें ही मैनेज करना है। तुम्हारी पगार भी मैंने 3 गुनी करने का फैसला कर लिया है। सेठ जी की बात सुनकर राहुल की आंखों में आंसू थे। एक समय जहां राहुल को छोटी मोटी नौकरी नहीं मिल रही थी, आज वो मैनेजर बन चुका था। राहुल खुशी खुशी घर जाता है। माँ, सेठ जी ने मेरी ईमानदारी से खुश होकर मुझे अपनी कंपनी का मैनेजर बना दिया है। माँ, बैंक से लोन मिल गया है, अब हम अपने खेत से ज्यादा बड़े खेत खरीद सकते हैं। ये सब कृष्ण जी की लीला है। कान्हा के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो गया। हाँ राजेश की माँ, तुम बिल्कुल सही कहती हो। हम सब तुम्हारी भक्ति पर शक करते थे, लेकिन आज तुम्हारी भक्ति ने हमें सभी मुसीबतों से बाहर निकाल लिया। हाँ माँ जी, अगर कृष्ण जी के वो जादुई आम खाकर सेठ जी की पत्नी ठीक न हुई होती तो आज ये सब जो हो रहा है वो नहीं होता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय सबका बदलता है। हमेशा सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए और किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए।